देख लो, मुझे तो अपने मुंह दिखाई में एक कार और डायमंड की रिंग ही चाहिए। ऐसा ना हो कि तुम कुछ सस्ती सी चीज पकड़ा दो और मेरी इंसल्ट हो जाए। अपने होने वाले पति से बात करके निकिता फोन रख देती है और अपने सामने बैठी अपनी दोस्त नेहा से कहती है, मैंने तो अपने होने वाले पति से बोल दिया है कि मुझे मुंह दिखाई पर क्या चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि तू भी अपने पति से मांग ले जो भी तुझे अपनी मुंह दिखाई में चाहिए। अरे नहीं निकिता, और वैसे भी हमारे में शादी से पहले बात नहीं की जाती, तो मैं बात नहीं करती अपने होने वाले पति से। क्या सच में? खैर तुम्हारी मर्जी। इतना बोलकर निकिता अंदर चली जाती है। समय यूं ही बीतता है और बहुत जल्द दोनों दोस्त की शादी हो जाती है और दोनों ही दोस्त का ससुराल एक ही मोहल्ले में होता है। जहां निकिता अपने अमीर ससुराल में आती है तो वहीं नेहा अपने गरीब ससुराल में आती है और दोनों ही बहू की मुंह दिखाई होती है। मेरी बहू तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा है, इसलिए मैं अपने चांद से टुकड़े को सोने के कड़े दूंगी। और ये पायल मेरी प्यारी भाभी के लिए मेरी तरफ से। कोई कुछ भी दे निकिता, पर मैंने जो तुमसे वादा किया था मैं तुम्हें वो जरूर दूंगा। मेरी तरफ से ये लो कार की चाबी, डायमंड की रिंग और सोने का हार। जहां निकिता को अपने अमीर ससुराल में उसके मुंह दिखाई पर महंगे तोहफे मिलते हैं तो वहीं बेचारी उसके गरीब दोस्त को अपने ससुराल में कुछ नहीं मिलता। नेहा माफ करना, पर तुम्हारी मुंह दिखाई में हम तुम्हें अभी कुछ नहीं दे सकते, पर कुछ जरूर देंगे। कल तक इंतजार कर लो बस। आप कुछ ना भी दें तो मुझे कोई गिला नहीं। आप सबसे आपका प्यार ही मेरे लिए काफी है। मुंह दिखाई का गिफ्ट न मिलने पर भी नेहा दुखी नहीं होती और अगले दिन उसकी पहली रसोई होती है। और जब वो पहली रसोई करने के लिए रसोई में जाती है तो सुमित्रा अपनी बहू से कहती है, बहू अभी तुम रहने दो, तुम अपनी पहली रसोई दोपहर में कर लेना, थोड़ी देर में तुम्हारा गिफ्ट आता ही होगा। हाँ भाभी आप आराम करो, खाना मैं बना लूंगी। इतना बोलकर करिश्मा खाना बनाने के लिए बैठ जाती है और देखते ही देखते सुबह से दोपहर हो जाती है और दोपहर को उनके घर सिलेंडर और चूल्हा आता है जिससे पूरा परिवार नेहा को देता है। हम जानते हैं बहू, शादी से पहले भी तुम मिट्टी के चूल्हे पर ही खाना बनाती थी, पर हम चाहते थे कि तुम्हें कुछ ऐसा तोहफा दिया जाए जो तुम्हारे काम आए। तुम्हें अब मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने में परेशानी नहीं होगी। अब हमारे भी घर में गैस चूल्हा और सिलेंडर है। माँ जी, मुझे ये मुंह दिखाई का गिफ्ट बहुत पसंद आया। इस तरह दोनों ही सहेलियों को उनके मुंह दिखाई का गिफ्ट मिलता है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन निकिता की भाभी उससे मिलने उसके घर आती है। पूजा भाभी आप विदेश से कब आए? माफ करना निकिता, तुम्हारी शादी वाले दिन ही मेरी फ्लाइट कैंसिल हो गई और जैसे ही मैं इंडिया आई मैं सबसे पहले तुमसे मिलने तुम्हारे ससुराल आ गई। वैसे माँ जी बता रही थी कि तुम्हारी दोस्त की शादी भी यहीं हुई। मुझे दिखाओ ना उसका घर कौन सा है, तुम्हारे साथ साथ में उससे भी एक बार मिल लेती हूँ। पूजा के कहने पर निकिता अपनी भाभी के साथ नेहा के घर जाती है जहां वो देखती है कि उसकी दोस्त गैस पर खाना बना रही है। निकिता ये देखो तुमसे मिलने कौन आया है, मेरी भाभी जो कि विदेश में रहती हैं। वैसे भी बेचारी नेहा के लिए मुझे दुख हो रहा है, मायका भी गरीब और ससुराल भी गरीब। वैसे मेरी नंद को तो उसकी मुंह दिखाई में बहुत महंगे गिफ्ट मिले हैं, तुम्हें क्या मिला? लगता तो नहीं है कि तुम्हारे गरीब ससुराल वाले कुछ दे पाए होंगे, पर फिर भी ऐसा नहीं है भाभी, मुझे अपनी मुंह दिखाई पर मिट्टी के चूल्हे से छुटकारा मिला है। देखिए मेरे ससुराल वालों ने मिलकर मुझे सिलेंडर दिया है। ओह माय गॉड, मुंह दिखाई के गिफ्ट में गैस सिलेंडर कौन देता है? मेरी सोच से भी ज्यादा गरीब है तुम्हारे ससुराल वाले। छोड़ो ना भाभी, अब जिसकी जितनी हैसियत होती है वो उतना ही कर पाता है। इस तरह निकिता अपनी भाभी के साथ मिलकर अपनी दोस्त की गरीबी का और उसकी मुंह दिखाई गिफ्ट का मजाक बनाकर वहां से चली जाती है। पर यह बात वहां पर बैठे सभी लोगों को बहुत बुरी लगती है। अब समय यूं ही बीतता है और एक दिन मैंने सिर्फ चावल बनाया है, दाल और रोटी बनाना भी बाकी है और देखिए ना सिलेंडर खत्म हो गया। रात के 10 बज चुके हैं, अब मैं क्या करूं? कोई बात नहीं नेहा, हमारे पड़ोस में सबके घर में सिलेंडर है, मैं किसी से मदद मांगता हूँ। विनीत अपनी माँ के साथ अपने पड़ोसियों से सिलेंडर मांगता है पर कोई उसकी मदद नहीं करता और ये देखकर एक बार फिर निकिता को अपनी गरीब दोस्त का मजाक बनाने का मौका मिल जाता है। दोनों सहेलियों का परिवार अपने अपने दरवाजे पर खड़े हैं और विनीत लोगों के घर मदद मांग रहा है, जिसे ऐसा करते देख निकिता कहती है, नेहा अभी के समय में हर घर में 2 से 3 सिलेंडर होते हैं, पर तुम्हारे घर वालों का क्या ही कहना है। वो इतनी मुश्किल से तुम्हें मुंह दिखाई पर 1 सिलेंडर दे पाए हैं। 2 सिलेंडर की उम्मीद तुम क्या ही रखोगी? और यहाँ कोई तुम्हारी मदद नहीं करेगा। एक काम करो, फिर से मिट्टी के चूल्हे पर आ जाओ। कोई बात नहीं बहू, सिर्फ रात भर की बात है, सुबह हम खुद एजेंसी से जाकर सिलेंडर भरवा लेंगे। अचानक सिलेंडर खत्म होने की वजह से एक बार फिर नेहा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती है। समय यूं ही बीतता है, जहां एक तरफ विनीत मेहनत मजदूरी करके घर चला रहा था
तब वहीं अमीर बिजनेसमैन राहुल को रात में अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने की आदत थी। ऐसे ही एक रात। अरे देख राहुल, तू फिर से हार गया। इस बार क्या दांव पर लगाएगा? तेरे पास अभी तेरा ऑफिस, घर, रुपए, पैसे सब बचे हैं। कुछ भी दांव पर लगा सकता है तू। राहुल कभी हार नहीं मानता। इस बार मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार हूं। इस बार बड़ी बोली लगेगी, हाँ, और जीत मेरी होगी। राहुल अपने गुंडे दोस्तों के सामने कूल बनने की वजह से अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है, जिसमें घर से लेकर निकिता को मुंह दिखाई में मिला गाड़ी, गहने सब थे। पर बैट में तो वो अपना सब कुछ हार जाता है। कुछ देर बाद राहुल उदास घर आता है और उसके पीछे उसके गुंडे दोस्त आते हैं, जो घर में आते ही तोड़फोड़ मचाने लगते हैं और घर का सारा सामान घर के बाहर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम सब? भैया आप खड़े खड़े देख क्या रहे हैं? तेरा भाई कुछ नहीं बोलेगा क्योंकि वो जुए में सब कुछ हार चुका है। अब ये सब हमारा है, चलो निकलो घर से। रात के 11 बजे गुंडे घर जाकर पूरे परिवार को घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं और अंदर से घर बंद कर देते हैं। और ये सब देख आसपास के लोग हंसने लगते हैं। बहुत गुरूर था इन्हें अपने धन दौलत पर भगवान सब देखता है। अगर बेटे की जुए खेलने वाली आदत ना होती तो इनका घमंड भी कभी ना टूटता। ये सब इस निकम्मे की वजह से हुआ है। इसे लाख बार समझाया कि जुआ मत खेल, पर इसने एक ना सुनी। देखो आज हम कहां से कहां आ गए। मुझे माफ कर दो माँ, मैं नहीं जानता था। जिन्हें मैं अपना दोस्त कहता हूँ वो मेरी ही प्रॉपर्टी पर कुंडली मारे बैठे हैं और मेरी कमजोरी का फायदा उठा लेंगे। निकिता अब तुम ही कुछ कर सकती हो, अपने मायके वालों से मदद मांग लो। राहुल के कहने पर निकिता अपने मायके वालों को फोन करती है, पर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता विदेश उसकी भाभी के घर गए हैं। उनकी लाचारी देख नेहा से और रहा नहीं जाता और वो पूरे परिवार को अपने घर में बुलाती है। निकिता जब तक सब ठीक नहीं हो जाता तुम अपने पूरे परिवार के साथ मेरे घर आ जाओ। हाँ बेटा, आखिर बुरे समय में एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है और तुम दोनों तो दोस्त हो। निकिता और उसके परिवार के सामने और कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए वो सुमित्रा के घर चले जाते हैं, जहां नेहा उन सभी को खाना खिलाती है। और अगली सुबह नेहा, अपने घर में रहने की जगह और रात में खाना खिलाकर तुमने मेरी पहले ही बहुत मदद करी, इसलिए मैं अपने ससुराल वालों के लिए खुद खाना बनाना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारे घर में एक ही सिलेंडर है, इसलिए तुम उस पर खाना बना लो। मैं बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना लूंगी। पर निकिता, मैं सबके लिए खाना बना तो रही हूँ। नहीं नेहा, तुमने पहले ही हमारी बहुत मदद कर दी है, अब और तुमसे मदद लेने की हिम्मत नहीं है। इतना बोलकर निकिता घर के बाहर मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने की कोशिश करती है, पर उससे चूल्हा तक नहीं जल पाता। ये देख नेहा उसके पास आती है और उसे हटाकर लकड़ियों को मिट्टी के चूल्हे में डालती है और उसमें थोड़ा मिट्टी का तेल डालकर आग लगाती है। लो, मैंने आग जला दिया है, अब तुम आराम से खाना बना लो। नेहा, आज मुझे समझ आ रहा है कि गरीबों के लिए गैस सिलेंडर की अहमियत क्या है। बिना सोचे समझे उस दिन मैंने अपनी विदेशी भाभी के साथ तुम्हारा मजाक बना दिया, पर आज मुझे इस मिट्टी के चूल्हे की और सिलेंडर की अहमियत पता चल रही है। मेरे तो वो मुंह दिखाई के गिफ्ट काम ना आ पाए, पर 1-2 दिन में मेरे माता पिता विदेश से वापस आ जाएंगे, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। जहां एक तरफ निकिता को अपनी गलती का एहसास होता है तो वहीं उदास राहुल घर में बाहर बैठा होता है। और तभी विनीत उससे कहता है, भाई मैं जानता हूँ तुम मेहनत मजदूरी करना नहीं जानते, पर तुम्हारे घर की अभी स्थिति ऐसी है कि तुम्हें जो काम मिल जाए तुम्हें वो कर लेना चाहिए। तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें मेरे काम वाली जगह पर कोई काम दिलवा दूंगा और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह विनीत भी राहुल को अपने साथ फैक्ट्री में ले जाता है, जहां एज एन अकाउंटेंट उसकी जॉब लगवा देता है। इस तरह नेहा का गरीब परिवार निकिता के परिवार की मदद करता है, जिस वजह से उनको अपनी गलती का एहसास हो जाता है। और बहुत जल्द निकिता अपने परिवार के साथ अपने मायके जाती है और धीरे धीरे फिर से उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होने लगती है। इस तरह से गरीब नेहा को मिला मुंह दिखाई का गिफ्ट सबकी मदद करता है, तो वहीं अमीर निकिता का गिफ्ट उनकी कोई मदद नहीं कर पाता। रात का समय है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सास बहू एक टेंट के नीचे लकड़ी जलाकर बड़े बड़े बर्तनों में खाना बना रही हैं। माँ जी, कितनी ठंड लग रही है और इतनी ठंड में हम गरीब सास बहू इतनी मेहनत कर रहे हैं, पर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा भी नहीं है। बहू, कभी कभी इंसान को फायदा नहीं मजबूरी देखनी चाहिए। वही तो है माँ जी, तभी तो हम सिर्फ 100 रुपए में पूरी दावत का खाना बना रहे हैं, वो भी अकेले। आखिर ऐसी क्या वजह है कि सिर्फ 100 रुपए में दोनों सास बहू इतनी ठंड में कांपते हुए दावत का खाना बना रही हैं? आइए जानने के लिए चलते हैं कहानी में पीछे। भैया, आपने रात का दावत का खाना बहुत अच्छा बनाया था। अभी आप अपना सारा सामान ले जाओ, मैं आपके पैसे आपके घर भिजवा दूंगा। आप पैसों की चिंता मत करना। हाँ भैया, मैं जानता हूँ आप पैसे के मामले में बहुत अच्छे इंसान हैं।
आप किसी का पैसा नहीं रखते। रवि अपनी रेडी पर सारे बर्तन, चमचे, चाकू रखकर घर के लिए जाने लगता है, पर तभी एक गाड़ी स्पीड से आती है और रवि के ठेले को टक्कर मार देती है, जिस वजह से रवि का सारा सामान, रेडी गिर जाती है और यहाँ तक कि गाड़ी भी रवि के पैरों पर चढ़ जाती है। और इस हादसे के बाद फिर कभी रवि अपने पैरों पर नहीं चल पाता और इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं और ठंड आने की वजह से रवि अपने घर के बाहर बैठकर मूंगफली बेचने का काम शुरू करता है। कितनी ठंड हो रही है, हमारी ये ठंड कैसे जाएगी? हाँ माँ, जब तक पापा ठीक थे और वो पार्टी का खाना बनाने का काम करते थे तब हमारे घर में दावत का खाना आता था, पर जब से पापा ने मूंगफली बेचने का काम शुरू किया है घर में कुछ नहीं आता। और आप तो पापा की तरह दावत का काम संभाल भी नहीं पाती। 2 महीने से मेरे स्कूल की फीस नहीं गई है, मेरे जूते भी फट गए हैं, स्कूल का स्वेटर भी नहीं है, मैं घर के कपड़ों में स्कूल जाता हूँ, रोज टीचर डांटती है। गोलू बेटा, परेशान मत हो, बहुत जल्दी पापा पहले की तरह काम करेंगे और तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। पूरा परिवार एक साथ बैठा होता है कि तभी सुमित्रा के दरवाजे पर दस्तक होती है। नमस्कार बहन। नमस्कार भाई साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। अरे बहन, मैं आपके ही मोहल्ले का हूँ, 2 गली छोड़कर मेरा घर है और अगले महीने मेरे बेटे की शादी है, तो छोटी सी एक रिसेप्शन पार्टी रख रहा हूँ। तो सोचा क्यों ना रिसेप्शन पार्टी का ऑर्डर आपको दे दूं। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। बहुत दिनों बाद दावत का ऑर्डर सुमित्रा के पास आया था, जिस वजह से न सिर्फ सुमित्रा बल्कि पूरा परिवार बहुत खुश होता है। और उस आदमी के जाने के बाद गोलू अपनी दादी से कहता है, दादी बहुत दिनों बाद ऑर्डर आया है, इस मिले पैसे से आप मेरी स्कूल की फीस भरना, जूते लाना और स्वेटर भी लाना। माँ, बहुत दिनों बाद ऑर्डर आया है, कितनी खुशी हो रही है। ठंड ज्यादा हो रही है तो अपना और भाभी का ख्याल रखना। पूरा परिवार बहुत खुश होता है और अगले महीने का इंतजार करता है। अगले महीने दोनों सास बहू कपकपाती ठंड में उस आदमी के घर जाती हैं जहां वह 200 लोगों का खाना बनाते हैं और जब पैसे देने की बारी आती है तो वह आदमी पैसे देने से इनकार करने लगता है। बहन, अभी बेटे की शादी करी है, हाथ खाली है, मैं आपको आपके पैसे कुछ महीने बाद दे दूंगा। फिलहाल दावत का जो भी राशन बचा है वो आप अपने साथ ले जाओ। आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम अपना घर कैसे चलाएंगे? अरे मैं पैसे देने से कहाँ मना कर रहा हूँ, मैं तो बस थोड़ा सा समय मांग रहा हूँ और आपको राशन भी तो दे रहा हूँ। सुमित्रा और सपना के पास अब कोई दूसरा रास्ता नहीं होता, तो वो दावत का बचा खाना और राशन घर लेकर आ जाते हैं। उस राशन से सुमित्रा का 20 दिन का राशन तो घर में आ जाता है, पर उन लोगों को पैसे की तंगी होने लगती है। माँ, 10 दिन हो गए हैं, उनका दिया हुआ राशन 10-15 दिन में खत्म हो जाएगा। आपको उस आदमी पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। मैं तो कहती हूँ आज फिर से जाओ और बिना पैसे लिए घर मत आना। हाँ जी, ठंड बढ़ती जा रही है और हमारे घर में रखा कंबल भी फट चुका है, खिड़की दरवाजे भी टूट रहे हैं और गोलू के पास तो स्वेटर भी नहीं है। अच्छा, हाँ बहू, तू सही कह रही है, चल एक बार फिर से पैसे मांग कर आते हैं, क्या पता इस बार वो पैसे देने से मना ना करे। बड़ी उम्मीद लेकर सुमित्रा अपनी बहू के साथ उस आदमी के घर पैसे लेने जाती है, पर उसे पता चलता है कि वो आदमी अपने पूरे परिवार के साथ शहर जा चुका है, जिसके बाद उनकी उम्मीद पूरी तरह से टूट जाती है और वो लोग दुखी हो जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और बड़ी मुश्किलों से सपना और सुमित्रा अपना घर चला पा रही होती हैं। ऐसे ही एक रात पूरा परिवार घर के बाहर बैठकर हाथ ताप रहा होता है, तभी परेशान कल्पना उनके पास आती है और हाथ जोड़कर दोनों सास बहू से कहती है, सुमित्रा बहन, मुझे अपनी जेठानी पर विश्वास ही नहीं करना चाहिए था। मैंने 1 लाख रुपए की केटरिंग करी, पर वो आदमी फ्रॉड निकला, मेरे पैसे लेकर भाग गया। 2 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर बारातियों को खाना नहीं दिया तो मेरी थू हो जाएगी। तो आंटी, आपने हमसे पूछकर थोड़ी ना ऑर्डर दिया था, जो माँ के पास आ गई हो। हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। प्लीज सपना बहू, प्लीज सुमित्रा बहन, मेरी मदद कर दो, मेरी बेटी की शादी है। आंटी आप रोइए मत, हम आपकी मदद जरूर करेंगे। परसों आपकी बेटी की शादी है ना, मैं और माँ जी आकर आपकी बेटी की शादी की दावत का खाना बनाएंगे। हाँ बहन, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी भी है। माँ, अब मुफ्त में खाना बनाएंगी आप? जानती है ना हमारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है। नेहा, भगवान न करे अगर कभी हमारे साथ ऐसा हो तो एक बार आंटी की जगह खुद को रखकर देखो। माँ और सपना ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। सुमित्रा और सपना की बात सुनकर कल्पना बहुत खुश होती है और वहां से चली जाती है। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरे दिन दोनों सास बहू खाना बनाने के बर्तन लेकर कल्पना के घर जाती हैं और वो जैसे ही चूल्हा जलाती हैं, कल्पना वहां आकर दोनों सास बहू को 100 रुपए देती है और उससे कहती है,
सुमित्रा बहन, सपना बहू, अभी मेरे पास पैसे नहीं, इसलिए शगुन के तौर पर सिर्फ 100 रुपए दे रही हूँ, पर मैं वादा करती हूँ मैं धीरे धीरे तुम्हारे पैसे चुका दूंगी। कोई बात नहीं आंटी, हम पड़ोसी हैं, आपके पास जब पैसा हो आप तब वो पैसे चुका देना, अभी हम 100 रुपए में ही पूरी दावत का खाना बना देंगे। इतना बोलकर दोनों सास बहू टेंट के नीचे रात को ठंड से ठिठुरती हुई 400 आदमी का खाना बनाती हैं और बदले में सिर्फ 100 रुपए लेती हैं। माँ जी, सब्जियां तो बन गई हैं, पूरी का आटा गूंथ लेती हूँ। हाँ ठीक है बहू, जब तक मैं ये पुलाव बना लेती हूँ। एक तो ये हवा भी बहुत चल रही है, ठंड में खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, ये पानी तो बहुत ठंडा है, आटा भी नहीं गूंथा जा रहा, बस जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। इसी तरह ठंड में सास बहू खाना बनाती हैं और सबको खाना भी बहुत पसंद आता है और कल्पना उनका बहुत शुक्रिया भी करती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और घर पर सपना अपनी सास से कह रही होती है, माँ जी, अगर उस दिन हमने 100 रुपए में दावत का खाना ना बनाया होता तो आज हमारे पास पैसे होते, गोलू की स्कूल की ड्रेस, जूते और स्कूल की फीस जमा होती, गोलू का नाम नहीं कटता। कोई बात नहीं बहू, हमने किसी जरूरतमंद की मदद करी है, भगवान हमारी भी मदद करेगा। क्या ये सुमित्रा जी का घर है? हाँ भैया, पर आप कौन हैं? बहन, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। कल्पना बहन की बेटी की शादी में मैं बाराती के साथ आया था, वहां मैंने खाना खाया था। मुझे खाना बहुत ज्यादा पसंद आया और मैंने उसी दिन सोच लिया कि मैं अपने बेटे के जन्मदिन पर आप लोगों को ही खाने का ऑर्डर दूंगा, इसलिए मैं शहर से यहाँ आपका पता ढूंढ कर आया हूँ ताकि अपने बेटे के जन्मदिन की दावत पर आपसे खाना बनवा सकूं। पर हम गांव से बाहर इतनी दूर नहीं जा पाएंगे, हमारे पास रहने की कोई व्यवस्था नहीं और ना ही इतने पैसे हैं। माता जी, उसकी चिंता आप मत कीजिए, मैं आपके रहने का खाने का इंतजाम कर दूंगा और पैसे भी दूंगा, बस आप मेरे साथ चलिए। और अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं आपको कुछ पैसे एडवांस देने को भी तैयार हूँ। एडवांस पैसे पाकर सुमित्रा सपना को राजीव की बातों पर विश्वास हो जाता और वो दोनों सास बहू अगले ही दिन राजीव के साथ शहर जाते हैं और उसके बेटे के जन्मदिन पर 200 लोगों का खाना बनाते हैं। वहां आए सभी मेहमानों को दोनों सास बहू के हाथों का खाना बहुत अच्छा लगता है और जैसे ही दोनों सास बहू अपने गाँव वापस आती है, उसके अगले ही दिन उनके पास एक और नया ऑर्डर आ जाता है। माँ जी, फिर से हमें शहर जाना है, शहर से ऑर्डर आया है, लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, वो 100 रुपए जो शगुन के तौर पर हमें मिले थे वो सच में फलीभूत हुए। मुझे खुशी है सपना बहू कि तुम्हारा काम फिर से चल पड़ा, मैं भी ये अपना वादा पूरा करने आई हूँ, ये लो अपने पैसे। बहन, तुमने हमारी बहुत मदद करी। नेहा, मैं ये पैसे और घर की जिम्मेदारी तुझ पर और रवि पर छोड़कर जा रही हूँ। इन पैसों से तू सबसे पहले गोलू की स्कूल फीस, ड्रेस और जूते लेकर आना और कंबल भी ले आना, जब तक हम दोनों सास बहू शहर जा रहे हैं दावत का खाना बनाने। इस तरह कल्पना के पैसों से नेहा गोलू की स्कूल की फीस जमा करती है, उसके लिए स्वेटर और जूते लेकर आती है और अपने घर की खिड़की दरवाजों को ठीक करवाती है। तो वहीं दोनों सास बहू के पास एक के बाद एक इसी तरह से ऑर्डर आता रहता है और उनकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो जाती है।